रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले पंपापुरी क्षेत्र में अब क्षेत्र के लोगों को वन विभाग की भूमि पर 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर कैसिया पार्क मिलने जा रहा है, जहां स्थानीय लोगों के लिए कैसिया प्रजाति के फूलों के साथ ही पेड़ों को लगाया जाएगा, जो तनाव को दूर करने में बेहद कारगर माना जाता है। कैसियो पार्क एक प्रकार का पार्क होता है जहां कैसियो के पेड़ प्रमुख रूप से होते हैं। कैसियो एक तरह का फूलदार पेड़ है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। कैसियो पार्क शांत और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करते हैं जहां आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि कैसियो के इन पार्कों में समय बिताना तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। कैसिया पार्क दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। भारत में भी कई जगहों पर कैसिया पार्क हैं, जिसमें चंडीगढ़ में पिंक कैसिया गार्डन काफी लोकप्रिय है। अन्य शहरों में भी कई जगह ये पार्क स्थित है। एक सार्वजनिक उपयोग की जगह थी, उसमें हम लोगों ने डिमांड की थी एक पार्क बनाने की। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर पालिका और वन विभाग द्वारा उसमें एक पार्क बनाने की बात हो रही है, जो अकेसिया पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। केसिया के जो पेड़ हैं, जिनको हम आमतौर पे अमलतास के रूप में जानते हैं, वो वहाँ पे लगेंगे। और माना जाता है कि इस तरह के जो नदी के किनारे का वातावरण है, तो वहाँ पे तनाव मुक्त होने में भी लोगों को मदद मिलेगी। वहाँ पे योगा पार्क, चिल्ड्रन पार्क और एक मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए पाथ भी बनाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद देते हैं, वन विभाग का, कि ये चीज़ें आने वाले समय में हमारे जो नागरिक हैं वहाँ पे, उनको वहाँ पे उनके लिए मददगार साबित होगी। हम सब लोग उसे मेंटेन भी करेंगे। हमारा जो पंपापुरी क्षेत्र है, वहाँ पे हमारा फॉरेस्ट का एक छोटा सा लैंड है, वो पूरा रेवेन्यू क्षेत्र से घिरा हुआ है और बीच में एक फॉरेस्ट लैंड है। तो उसको हम एक कैसिया पार्क के नाम से डेवलप करने जा रहे हैं, ताकि यहाँ पे एनक्रोचमेंट भी रुके और उसके साथ साथ जो पंपापुरी में लगभग 1000 या 1500 जो वहाँ पे बसते हैं, उनके लिए भी एक वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग जो बैठते हैं, उनके लिए एक जगह हो जाए। और उसके साथ साथ वहाँ का जो डस्ट और ये है, उसको भी नियंत्रण करने के लिए हमारा अगर पार्क वहां पे खुल जाता है, तो एक स्वच्छ हवा और उसके साथ साथ बैठने के लिए एक जगह और एनक्रोचमेंट रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये 1 हेक्टेयर का पार्क बनेगा, लगभग 1 हेक्टेयर, और इसमें 300 मीटर का वो एक वॉकिंग पाथ रहेगा और उसके साथ साथ ओपन जिम और चिल्ड्रन प्ले एरिया भी रहेगा। यही उम्मीद रहेगा कि इसका मेंटेनेंस भी वहां के जनप्रतिनिधि लोग आगे आके बता रहे हैं कि हम इसका मेंटेनेंस करेंगे। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वहां का पंपापुरी का क्षेत्र के जो लोग हैं, उन दोनों के साथ मिलके ये काम करने का सोच। इसका टोटल हमने 20 लाख का एक डीपीआर बनाया है पूरा प्रोजेक्ट का, और इसको हम नगर पालिका को सौंप दिए हैं। तो जैसे ही इसका बजट आवंटन हो जाता है, बजट अलॉटमेंट हो जाता है, तो हम इसका पार्क स्टार्ट कर लेंगे। नैनीताल जिले के रामनगर में आयोजित दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ व डेयरी विकास उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में रामनगर के कानिया गांव में स्थित मिनी स्टेडियम में आंचल दुग्ध उत्पादन के तत्वाधान में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित व लाभान्वित करने के उद्देश्य से यह आंचल दुग्ध उत्पादक मेले का आयोजन रामनगर के कानिया गाँव में किसानों व अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों व पशुपालकों को दीर्घकालिक लाभ पहुँचाने के मकसद से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दूसरे व अंतिम दिन उत्तराखंड की लोक गायिका माया उपाध्याय पहुंची। वहीं माया उपाध्याय के गानों में देर रात तक क्षेत्र के ग्रामीण महिलाओं के साथ ही पुरुष युवा वर्ग भी थिरकते हुए नजर आए। हमारे माननीय दुग्ध विकास मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी के निर्देशानुसार उत्तराखंड राज्य के 6 जिलों में दुग्ध उत्पादक मेला आयोजित किया जा रहा था। उसी के क्रम में जो है, नैनीताल जिले में 23 और 24 अक्टूबर को ये उत्पादक मेला हमारे यहाँ आयोजित किया गया। इस मेले का मुख्य जो कारण था, ये था कि जो उत्पादक हमसे जुड़े हुए हैं और या जो उत्पादक हमसे जुड़ना चाहते हैं या जो बाकी उत्पादक भी हैं, इस मेले में आएँ। विभिन्न विभागीय स्टॉलों के माध्यम से, हमारे विभागीय स्टॉलों के माध्यम से उनको जानकारियाँ मिलें और जो सरकार योजनाएं चला रही हैं, उन योजनाओं के बारे में उन्हें और जानकारी मिले। सारी योजनाएं जो है धरातल तक जाएं। उसी संदर्भ में ये मेला आयोजित किया गया। इसमें हमने विभिन्न कार्यक्रम रखे थे, जिसमें हमने पशु प्रदर्शनी का कार्यक्रम भी रखा था, फिर कूपन वितरित किए गए, उसमें भी इनाम दिए गए। इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से हमने सबको प्रोत्साहन देने के लिए ये जो है दुग्ध उत्पादक मेला यहाँ पे आयोजित किया। सबून हमें पली आपको बहुत बहुत आभार के लिए कि सोशल मीडिया आप सब हमेशा हमें साथ देता। और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय श्री सौरभ बहुगुणा जी। जनरल जो पहल है, बहुत बढ़िया पहल है। पहली बार
आंचल दुग्ध योजना द्वारा यह तो खूबसूरत कार्यक्रम आयोजन है और मैं बहुत सौभाग्यशाली छूँ कि मैंने ये हिस्से बन रही। तो अपन संस्कृति देखने लीजिए, अपन संस्कृति लीजिए, काम करने लीजिए, हमेशा मैं हमेशा तत्पर रहूं और मेरे को बहुत ज्यादा भल लागू। तहसील प्रशासन ने सरकारी पैसा हड़पने वाले 22 बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बड़े बकायेदार लंबे समय से सरकारी राजस्व का करोड़ रुपए दबाकर बैठे हैं, जिसके बाद अब प्रशासन ने करोड़ों के बकायेदारों की सूची जारी कर तहसील सहित शहर के अन्य कार्यालय में चस्पा कर दी है। तहसीलदार सचिन कुमार ने बताया कि तहसील प्रशासन ने बड़े बकायेदारों से 10 करोड़ की वसूली के सापेक्ष अब तक रिकॉर्ड तोड़ 6 करोड़ वसूली कर ली है। फिलहाल ऐसे 22 बड़े बकायेदार हैं जो विभिन्न विभागों की रकम दबाए बैठे हैं, जिनसे तहसील प्रशासन सख्ती से वसूली कर रहा है। पिछले माह के अंत तक हमारे यहाँ पर 10 करोड़ 52 लाख की डिमांड थी लगभग, जिसके सापेक्ष हमने 6 करोड़ 15 लाख रुपए अभी तक वसूल कर लिया है। इसके अलावा इस महीने हमें लगभग 2 करोड़ रुपए की नई डिमांड प्राप्त हुई है, उसमें भी हमने वसूली कर ली है। तो हमारा प्रतिशत पिछले माह लगभग 58% रहा, जो कि मांग के सापेक्ष 59% के सापेक्ष ठीक ठाक रहा। इसके अलावा जो बड़े बकायेदार हैं, हम उनकी ज़मीन कुर्क कर रहे हैं और उनको नीलामी पर लगा रहे हैं। कितने ऐसे बड़े बकायेदार हैं जो लंबे समय से पैसा नहीं दे रहे राजस्व? लगभग ऐसे 22 बकायेदारों को हमने चिन्हित किया है जो काफ़ी लंबे समय से जिन्होंने कोई पैसा जमा नहीं किया। इनकी सूची भी क्या चस्पा कर दी गई है? हाँ, इनकी सूची हमने SDM कोर्ट, तहसील, जगह जगह पे इनको चस्पा करना है। मसूरी म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एक दिवसीय नेशनल सेमिनार G20 समिट 2023 एक अवसर या चुनौती भारत के संदर्भ विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। यह सेमिनार इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च नई दिल्ली ने स्पॉन्सर किया है। सेमिनार का शुभारंभ हेमवती नंदन बोगड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर HC धामी ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसने सभी के मन को मोह लिया। सेमिनार के दौरान वाइस चांसलर HC धामी ने कहा कि G20 समिट 20 देशों के सदस्यों का एक समूह है, जिसका उत्तराखंड भी एक भाग रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में भी G20 समिट आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत ने की है, उससे भारत को क्या प्राप्त हुआ है और आने वाली नई पीढ़ियां और सदस्यों को क्या दिया जाएगा, इसको लेकर सेमिनार में विचार विमर्श किया जा रहा है। G20 2023 का एक पार्ट है, जिसको यहाँ पर कॉलेज को जो है आवंटित किया गया और MPG कॉलेज ने जो है इसको होस्ट कर रहे हैं। इसमें G20 के उन तमाम पहलुओं पर जो है अभी यहाँ कई स्कॉलर्स आए हैं, वो लोग अपनी बात को रखेंगे कि एजुकेशन को किस तरह से जो है इंस्ट्रूमेंटल बनाया जाए, किस तरह से हम्बल बनाया जाए, किस तरह से ह्यूमैनिटी को और कम्युनिटी डेवलपमेंट को साथ रखा जाए। ये सब पहलू ऐसे हैं जिन पहलुओं पर पहले भी विचार किया गया है और आज ये अवसर यहाँ MPG कॉलेज को मसूरी को मिला है। G20 वनडे नेशनल सेमिनार है और ये ICSSR से स्पॉन्सर्ड है। अवसर या चुनौती, हमारे पास आज 65% युवा है। हम उस युवाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें? G20 जो 20 देशों का समूह है, उनके हितों का, अपने राष्ट्र के हित का शिक्षा के माध्यम से उनको उपयोगी कैसे बनाएं, ये हमारे लिए अवसर भी है और चुनौती भी है। दूसरा, पर्यावरण संतुलन की अगर हम बात करते हैं, संगठन की अगर हम बात करते हैं, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं, हमारे लिए बहुत चुनौतियां हैं। उस चुनौती को हम कैसे अवसर में बदलते हैं, ये इसका एक प्रमुख विषय है। निश्चित रूप से हमारे पास में 100 स्कॉलर्स का जो प्रेजेंटेशन आया है, उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लोग हैं और वाइस चांसलर HS धामी जी, ममता जी और आपका सेठी जी, बहुत सारे हमारे रिसोर्स पर्सन आए हैं। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस सेमिनार का हम लाभ लेंगे और ये नए आयाम स्थापित करेगा। महाविद्यालय में लंबे समय के बाद 2014 के बाद ये सेमिनार सुनिश्चित हुआ है। इससे हमारा महाविद्यालय, MPG परिवार, हमारे छात्र छात्राएँ, शिक्षक सभी लाभान्वित होंगे। ग्रुप ऑफ 20 जो है, जिसके हम 2023 में प्रेसिडेंट थे, ये 20 सदस्य देश इसके मेंबर्स हैं और जो उत्तराखंड भी उसका एक पार्ट रहा, जो यहाँ इवेंट किया रहा था। तो आज जो G20 समिट हिंदुस्तान की अध्यक्षता में जो समिट हुआ था, उसके क्या टेक अवे हैं, मतलब उससे हमने क्या कुछ प्राप्त किया और क्या कुछ हम आगे नई पीढ़ियों को या नए जो लोग जुड़ेंगे इसके साथ, उनको हम देंगे।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, जो विकास के लिए जो टिकाऊ व्यवस्था जो हो सकती है उसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो हिंदुस्तान की संस्कृति पर काफ़ी कुछ निर्भर है और पूरे विश्व को हमने एक मैसेज दिया है कि हम कैसे आगे का जो विकसित देश के लिए और इस पूरे वर्ल्ड फोरम जो है उसकी अध्यक्षता जो हम कर रहे हैं आज के हिसाब से, हम तो पहले भी धर्मगुरु मतलब विश्व गुरु रहे हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाते हमको एक ऐसा मौका मिला कि हम विश्व में अपनी जो विश्व गुरु होने की जो अपनी हमारी जो सामर्थ्य है उसको हम कैसे दुनिया के लोगों के सामने ले जाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।